इंदौर में रावजी बाजार क्षेत्र में लंबे समय से नाले के ऊपर और आसपास किए गए अवैध निर्माण नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे। बरसात के मौसम से पहले जल भराव और गंदे पानी की निकासी को लेकर बार बार शिकायतें सामने आ रही थी। निगम की टीम आज सुबह मौके पर पहुंची और भारी पुलिस बल के साथ एक एक के बाद 21 अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को संभाले रखा। निगम अधिकारियों का कहना है कि इन निर्माणों के कारण नाले की चौड़ाई कम हो गई थी, जिससे बारिश के दिनों में भारी जल भराव और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया था। इसके ऊपर नाले के ऊपर कब्जे कर रखे हैं, ड्रेनेज लाइन नीचे से नाला बह रहा है और साफ सफाई मेंटेनेंस में बड़ी दिक्कत आती है, कर्मचारियों को काम नहीं कर पाते, इसलिए इसके ऊपर जो भी अतिक्रमण है उस तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें आयुक्त सर के द्वारा भी 10 दिन पहले राउंड किया गया था, उनके निर्देश ही। कितने मकान हैं ऐसे जो ये अभी पहले फेज में हम लोगों ने 21 मकान आइडेंटिफाई हुए, वो 21 मकान ले रहे हैं। कौन सी जगह है ये रावजी बाजार कहलाता है, इस मोहल्ले का नाम तो कुछ और है, पर रावजी बाजार थाने के सामने का हिस्सा है ये। और जोन 12 से कार्रवाई चल रही है, झेड़ो BI सब उपस्थित है। इंदौर में रेपिडो बाइक टैक्सी चालक के द्वारा एक युवती के साथ किए गए दुष्कर्म की घटना के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है। इस घटना के विरोध में ऑटो रिक्शा चालक संघ भी सड़कों पर उतर आया है। ऑटो रिक्शा चालक संघ के सदस्यों ने RTO कार्यालय पहुंचकर वहां जमकर न सिर्फ प्रदर्शन किया, बल्कि RTO को ज्ञापन देकर इनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी की। वे पिछले 8 साल से बाइक टैक्सी सेवा का विरोध कर रहे हैं। कई बार कलेक्टर, RTO, यातायात विभाग और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन भी दिया जा चुका है, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा बाइक टैक्सी संचालन की अनुमति दिए जाने के कारण ऐसी गंभीर घटनाएं सामने आई है, जो शहर के लिए शर्मनाक है। एक्चुअल में हमारी ऑटो रिक्शा की हड़ताल नहीं है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, हम लोग 19 तारीख को यहाँ RTO साहब के पास ज्ञापन देने आते हैं बाइक टैक्सी के खिलाफ। अगर RTO हमारी बात अगर उसी दिन सुन लेता तो आज एक हमारी बेटी के साथ में दुष्कर्म नहीं होता। जो दुष्कर्म हुआ है वो उसका जिम्मेदार RTO ऑफिस के लोग जितने बैठे हैं, प्रशासनिक लोग हैं, क्योंकि परमिट देना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करना, ये सब इनके हाथ में है। जब ये लोग हमारे को बोलते हैं कि हमने इनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो धड़ल्ले से गाड़ियां किस तरीके से चल रही है, क्या RTO और सरकारी कार्यालय के लोग क्या आंख बंद करके सो रहे हैं, या इस शहर में किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करना चाहते हैं? एक बेटी ने अपनी इज्जत गंवाई है, उसका जिम्मेदार प्रशासन स्वयं खुद है। इन सब पे हाई कोर्ट के खिलाफ इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इंदौर नगर निगम के आंतरिक आकलन के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों से संपत्ति कर और अन्य करों की अपेक्षित वसूली नहीं हो पाई है, जबकि खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में निगम ने पुराने सर्वे रिकॉर्ड को खंगालते हुए उन संपत्तियों की सूची तैयार की है जहां निर्माण क्षेत्र, उपयोग या श्रेणी को लेकर गलत जानकारी दर्ज है। इन्हीं संपत्तियों को अब चरणबद्ध तरीके से नोटिस जारी कर इनसे वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में हॉस्टल्स को लेकर भी निगम का रुख सख्त होता नजर आ रहा है। निगम का तर्क है कि अधिकांश हॉस्टल व्यावसायिक गतिविधियों के रूप में संचालित हो रहे हैं, लेकिन टैक्स वे घरेलू भर रहे हैं। मैंने आज यही निर्देश दिए हैं कि सर्वे में जिन संपत्तियों में गड़बड़ी मिली है उन सबको नोटिस देके, सुनवाई का अवसर देके प्रॉपर संपत्ति कर वसूला जाए। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जितने भी हॉस्टल्स हैं उनको कमर्शियल, व्यावसायिक उपयोग मानकर संपत्ति कर लेने का हमने निर्णय लिया था। तो वो हॉस्टल्स की भी संख्या जितनी शहर में है वो सब व्यावसायिक रूप से उसमें दर्ज हो जाए, रेसिडेंशियल ना रहे। इंदौर के पारासर नगर में नर्मदा जल सप्लाई के वाल्व चैम्बर से बदबूदार और गंदा पानी निकलने की सूचना मिलते ही रहवासी मौके पर एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। नर्मदा की पाइपलाइन में संक्रमण फैल सकता था और सैकड़ों घरों की जल आपूर्ति प्रभावित हो सकती थी। नगर निगम के द्वारा जब खुदाई कराई गई तब चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल कॉलोनी के 4 मकानों से अवैध रूप से सीधे ड्रेनेज लाइन को उसी चैम्बर से जोड़ दिया गया था, जिसमें गंदा पानी रिसकर वाल्व चैम्बर तक पहुंच रहा था। इस लापरवाही के सामने आने के बाद रहवासियों का आक्रोश और बढ़ गया। विरोध के दौरान तीखी बहस और तनावपूर्ण हालात भी बने। मामला बढ़ता देख पार्षद ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और निगम अमले के साथ मिलकर ड्रेनेज और नर्मदा लाइन को अलग अलग करने का काम शुरू करा दिया। विवाद तो नहीं कह सकते इसको, एक्चुअली कल परसों सुबह की प्रातः की घटना है कि इधर लगा हुआ ये पाराशर नगर है हमारा, और सब बहुत अच्छे रहवासी हमारे। तो उनके अध्यक्ष सचिव जी आए मेरे पास कि कुछ हल्का गंदा पानी आ रहा है।
ये 9 बजे की बात थी, है ना पापा, 9 बजे के लगभग की बात थी। 9:30 बजे हमने टीम लेके मैं यहाँ आया और यहाँ पे गड्ढा लगाया। जब गड्ढा लगाया तो समझ में आया कि ये कुछ 4 घर हैं इसी पट्टी मंदिर के पास के, 4 घर हैं। यहाँ पे इन लोगों ने अवैध लाइन, जो ड्रेनेज के अवैध लाइन डाल के जहाँ पे नल कनेक्शन का चैम्बर है वहाँ जो डाली गई थी। पता पड़ा तो अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की बात की गई। तो उसमें से उनको ऐसा भाव था कि हमारे रहवास संघ के अध्यक्ष द्वारा कहीं कहा गया कि चूँकि साहब ये मकान जो हैं ये प्रगति नगर की सोसाइटी ने शिकायत की है कि ये लेआउट में नहीं है, पूरे अवैध हैं, ऐसी शिकायत है। तो मेरे द्वारा कहा गया कि इसकी जांच की जाए। गंदे पानी की शिकायत आई थी, पर हमारे पार्षद जी ने उस शिकायत को तुरंत मतलब उसका निराकरण करके अब हमारे यहाँ बिल्कुल साफ़ पानी आ रहा है। पहले क्या गंदा पानी आ रहा था? हाँ, स्मेल नहीं, ज़्यादा समय से, थोड़ी समय से आ रही थी, पर स्मेल आ रही थी पानी में, और पानी भी थोड़ा सा अभी गंदा आ रहा था। यहाँ हमारे प्रगति नगर और पारेशन नगर में लगातार हमारे घरों में एक ऐसा शुरुआत में जब नल खुल रहे थे तो एक ड्रेनेज का पानी जैसा एकदम पूरा काला पानी यहाँ पे आ रहा था। लगातार शिकायत आ रही थी उसकी। ये करीब आप मान के चलिए महीना भर हो चुका है इस बात को, कि महीने भर बीच में वो ख़त्म भी हो जाता था, और अभी क्या पिछले 3-4 दिन से कुछ लगातार ज़्यादा शिकायतें बढ़ गई, सभी घरों में आ रहा था पानी। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राग अमीर समारोह की पहली संध्या गहन शास्त्रीय वातावरण में संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ इंदौर की वरिष्ठ शास्त्रीय गायिका स्मिता मोखासी के गायन से हुआ। उन्होंने संध्या के अनुरूग राग पूरिया धनाश्री की प्रस्तुति दी, जिसमें कोमल ऋषभ और केंद्र मध्यम की विशिष्ट छटा ने वातावरण को सुरम्य बना दिया। स्मिता मोखानी ने इस राग में बड़ा ख्याल अब तो रुतमान आयो और छोटा ख्याल उड़ जा रे कागा प्रस्तुत किया। उनकी गायकी में स्वर की शुद्धता, आलाप की स्थिरता और तानों की स्पष्टता शास्त्रीय अनुशासन का सशक्त उदाहरण रही। तबले पर राहुल बैने ने सदी हुई संगत की, जबकि हारमोनियम पर परमानंद गंधर्व ने गायन को सुस्पष्ट आधार दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में ग्वालियर से आए सुप्रसिद्ध सितार वादक भरत नायक ने राग की किरवानी की प्रस्तुति दी। उनके वादन में आलाप, जोड़, गत और झाला का संतुलित विन्यास सुनाई दिया। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की जो एक अनुषंग है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, उसका एक बहुत ही प्रतिष्ठित कार्यक्रम है जो हमारा कला पंचांग होता है उसके अनुसार ये आयोजित होता है। तो अभी शासन ने ये डिसीज़न लिया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की इच्छा के अनुसार, तो ये कला पंचांग का नियमित रूप से होने वाला एक कार्यक्रम है। अभी ये हमारे जो उस्ताद आमिर खां जी हैं उनकी स्मृति में ये आज से इंदौर में 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। इसमें देश के बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार भाग ले रहे हैं और 2 दिवसीय कार्यक्रम में आज 3 प्रस्तुतियां थीं। एक किताब का विमोचन भी किया गया है श्रोणक जैन साहब की, और कल इसमें 4 प्रस्तुतियां होंगी। जी, मेरा नाम प्रकाश सिंह ठाकुर है और मैं उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी का निदेशक हूँ। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को टिकट लेकर यात्रा करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से मेरा टिकट मेरा अभिमान मेरी शान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद यात्रियों में यह समझ विकसित करना है कि बिना टिकट यात्रा ना करें। रेलवे अधिकारियों के अनुसार टिकट लेकर यात्रा करने से न केवल यात्री नियमों का पालन करते हैं, बल्कि रेलवे व्यवस्था को मजबूती भी प्रदान की जाती है। टिकट से मिलने वाली आय ट्रेनों के संचालन और सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद करती है। यह अभियान पूरे पश्चिम रेलवे क्षेत्र में चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि रतलाम मंडल के अंतर्गत रतलाम, उज्जैन, इंदौर और चित्तौड़गढ़ जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल यह 10 दिनों का विशेष अभियान है। अगर अभियान को अच्छा प्रतिसाद मिलता है तो इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। ये मेरा टिकट मेरी शान पश्चिम रेलवे का एक अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे यात्रियों में टिकट लेकर चलने के प्रति जो है एक समझदारी विकसित करना कि बिना टिकट ना चलें। टिकट लेने से ना केवल हमारी एक अपनी ज़रूरतें पूरी होती है, हम टिकट के साथ चलते हैं, बल्कि यह हमारे देश के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। ये हमारा जो विकसित भारत है उसके तंत्र को मजबूत करता है। हमारे ट्रेनों के परिचालन में और भी जो चीज़ ज़रूरतें पड़ती है उनमें सहयोग होता है। मतलब कहना है कि इससे
ना केवल हम एक टिकट खरीद रहे हैं बल्कि अपने देश के विकास में भी हम अपना एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं और यही छोटा छोटा योगदान जो है विकसित भारत को मजबूत करने में मदद करता है। सर, ये अभियान कहाँ रतलाम मंडल में किस किस जगह चलाया जा रहा है, साथ ही कितने दिनों तक जारी रहेगा? देखिए, ये अभियान पूरे पश्चिम रेलवे पर चल रहा है, ना केवल रतलाम मंडल पर, पश्चिम रेलवे के हेडक्वार्टर और जो 6 मंडल उसमें, और रतलाम मंडल पर इस तरह से सेटअप जो है रतलाम, उज्जैन, इंदौर, चित्तौड़, इन 4 स्टेशनों पर भी लगाया गया है और इसी तरह से अभियान चलाया जा रहा है। ये अभी वर्तमान में 10 दिवसीय अभियान है और लेकिन इसे और भी अगर जो सफल होता है तो और इसको आगे भी बढ़ाएंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिवाजी नगर सार्वजनिक शौचालय के सामने मेन रोड से मीत सिसोदिया निवासी संयोगितागंज को 12 ग्राम एमडी ड्रग्स एवं एक अन्य आरोपी शोभित उर्फ पुष्पेंद्र ठाकुर निवासी उज्जैन को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह इंदौर क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग्स तस्करी मामले में एक और फरार आरोपी जमान खान निवासी झालावाड़ राजस्थान को भी गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई आरोपी कुलदीप से मिली जानकारी पर की गई। प्रकरण में पहले 60.8 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की जा चुकी है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 6 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तेज डीजे साउंड अब सिर्फ शोर नहीं बल्कि जानलेवा खतरा बनता जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक हाई बेस और फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन से इमारतों के स्लेब और ईंटें तक खिसक कर गिर रही है। तो जरा सोचिए इसका मानव शरीर और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तेज ध्वनि तरंगे दिल की धड़कन की लय बिगाड़ सकती है और अचानक रक्तचाप बढ़ाकर हार्ट अटैक जैसा गंभीर खतरा भी पैदा कर सकती है। लगातार तेज आवाज से बुजुर्गों, बच्चों और हृदय रोगियों पर विशेष खतरा मंडरा रहा है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि डीजे की तेज आवाज पर सख्ती से नियंत्रण लगाया जाए ताकि हादसों और स्वास्थ्य जोखिम से बचा जा सके। जरा आप स्वयं देख लीजिए कि डीजे की ध्वनि का कितना और कहां असर हो रहा है। इंदौर में राहवीर योजना 2025 को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की गई। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग और शहर के प्रमुख अस्पतालों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को गोल्डन आवर में त्वरित सहायता सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। योजना के तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही हिट एंड रन पीड़ित प्रतिकर योजना 2022 पर भी चर्चा हुई, जिसमें गंभीर घायल को 50,000 रुपए और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए देने तक का प्रावधान है। अधिकारियों ने आम जन से दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया है। इंदौर में आदिवासी खिलाड़ियों को समर्पित बिरसा मुंडा क्रिकेट लीग सीजन 4 की शुरुआत हो चुकी है और आज स्पर्धा का दूसरा दिन है। 4 फरवरी से शुरू हुई इस लीग में आदिवासी अंचलों से आई 32 टीमें हिस्सा ले रही है। मैदान पर खिलाड़ियों का जोश, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा साफ नजर आ रही है। यह लीग न सिर्फ क्रिकेट मुकाबलों का मंच है बल्कि उन प्रतिभाओं की पहचान का जरिया भी बन रही है जिन्हें अब तक बड़े अवसर ही नहीं मिल पाए थे। दूसरे दिन के मुकाबले ने यह साफ कर दिया है कि आदिवासी क्षेत्रों में क्रिकेट की समझ और क्षमता किसी से भी कम नहीं है। ट्रेडमार्क बन गया है ये टूर्नामेंट और इस बार क्या कुछ खास हो रहा है? तो ये बिरसा मुंडा क्रिकेट लीग का चौथा सीज़न है। हर बार की तरह इस बार भी 32 टीमें हैं इसमें और 100% ट्राइबल विधानसभाओं से टीमें हैं। विधानसभा को इकाई मानकर टीमें आती हैं और 100% खिलाड़ी भी ट्राइबल हैं और रोमांच और उत्साह देखते ही बनता है। आप इतने सालों से देख ही रहे हैं। अब एक ट्रेडमार्क जैसा भी है और एक प्राइड का विषय हो गया है कि ये वाला सीज़न कौन जीत कर जाएगा और सभी उल्लास से इस टूर्नामेंट में जुटे हुए हैं। सर, प्राइस किस तरह के रहने वाले हैं? जो पहला पुरस्कार है वो 2 लाख रुपए का है, दूसरा पुरस्कार 1 लाख रुपए का है, तीसरा और चौथे स्थान पर जो टीमें आती हैं उनको भी 25-25 हज़ार की इनामी राशि रहती है। बच्चों की अपनी रुचि से पैरेलल कुछ दूसरे कंपटीशन चलते रहते हैं, कहीं पंजा लड़ाने का, कहीं डिप्स करने का और अन्य प्रकार का। तो कुल मिलाकर एक खेल को लेकर एक माहौल है और प्राइज़ मनी से ऊपर उठकर एक खेल भावना का प्रदर्शन है। आपके लिए व्यक्तिगत रूप से